कहानी सुनना तो सबको बहुत पसंद आता है और कहानी पढ़ना थोड़ा कम पसंद आता है। तो आज हिंदी की कहानी है क्लास 3 के चैप्टर 16 में। कहानी का नाम है जिसका खेत उसकी उपज। इस कहानी को आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम इस कहानी से जुड़े व्याकरण, इस कहानी के प्रश्न उत्तर, सारी चीज़ें करेंगे। तो पहले चलिए हम कहानी रीड कर लेते हैं। तो ये कहानी किसकी है? एक किसान की और एक राजा की कहानी है। कहानी शुरू कहाँ से होती है? तो कहानी शुरू होती है सौराष्ट्र से। सौराष्ट्र गुजरात की एक जगह है, वहाँ उसे बोलते हैं सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के किसी गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। नाम था गुज्जू और गुज्जी। किसान का नाम था गुज्जू और किसान की पत्नी का नाम था गुज्जी। अपने थोड़े से खेतों में खेती करते थे। किसान बहुत बड़ा खेत नहीं था किसान के पास छोटा सा ही खेत था, उसी में वो दोनों पति पत्नी खेती करते थे। सिंचाई की व्यवस्था ना थी। व्यवस्था मतलब कोई इंतजाम नहीं था, अरेंजमेंट नहीं था। वर्षा के भरोसे खेती होती थी, मतलब जब बारिश होती थी तो ही खेती हो पाती थी, वरना पानी का अलग से कोई भी साधन नहीं था। उसी को बोलते हैं व्यवस्था नहीं थी। एक बार वर्षा शुरू होने से पहले ही उस गुज्जू किसान का एक बैल मर गया। हल चलाने के लिए 2 बैल की जरूरत होती है, पर गुज्जू किसान का जो एक बैल था वो बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही मर गया। बेचारा क्या करे, इतने रुपए नहीं थे कि दूसरा बैल खरीद सके। अब दूसरा बैल खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, पर उसके पास पैसे नहीं थे। किसी ने उसे रुपये उधार भी नहीं दिए। अगर कोई उधार दे देता तो शायद वो बैल खरीद लेता, पर किसी ने उसे पैसे उधार भी नहीं दिए। अब क्या करेगा गुज्जू फिर? वर्षा के अगले दिन सबके बैलों की जोड़ियां खेतों में हल चलाने लगी। जैसे ही बारिश हुई, किसान तेजी से खेत में आए और खेती करने की शुरुआत कर दी है, क्योंकि मिट्टी जो है वो गीली होती है तो खेती करना आसान होता है। पर गुज्जू निराश उदास बैठा था। उदास का मतलब दुखी होके बैठा हुआ था। तो गुज्जी से अपने पति का दुख देखा नहीं गया। गुज्जी ने देखा कि उसका पति बहुत उदास होके बैठा है। वह बोली, आप क्यों उदास हैं? हमारे पास एक बैल तो है, दूसरे बैल की जगह हल मैं खींचूंगी। तो गुज्जू की पत्नी ने बोला कि बैल का जो दूसरी बैल की जगह है वहां पे मैं खड़े होके हल खींच लूंगी। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठना ठीक नहीं। ये हाथ पर हाथ धरे बैठना एक मुहावरा है, मतलब चुपचाप आराम से बैठना, ये ठीक नहीं है। इसके लिए हमें कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना, बिना मेहनत के तो कोई चीज होगी नहीं, गुज्जू की पत्नी ने कहा। तो में बैल की जगह मैं आ जाती हूँ। गुज्जू ने मना किया, पर गुज्जी नहीं मानी। लोगों ने देखा कि दूसरे बैल की जगह गुज्जी को जोतकर गुज्जू हल चला रहा है। लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। तभी सौराष्ट्र का राजा देवपाल उधर से निकला। सौराष्ट्र का राजा कौन था? देवपाल। वह अपनी प्रजा का दुख दर्द देखने अक्सर वेश बदल के गांव में जाया करता था। वेश बदलना मतलब किसी और का रूप धारण करना। राजा के रूप में नहीं जाता था, किसी और का रूप धारण कर लेता था, किसी और की तरह के कपड़े पहन लेता था, और जो उसके राज्य में प्रजा रहती थी, जो लोग रहते थे, उनको देखने जाता था। उसने देखा कि एक औरत हल से जुती है, मतलब हल से बंधी हुई है, तो वो वहीं जा पहुंचा। उसने गुज्जू से कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? औरत से हल खिंचवाना अच्छी बात नहीं, छोड़ो उसे। तो राजा देवपाल से देखा नहीं गया कि बैल की जगह कोई औरत हल को खींच रही, तो उसने गुज्जू से ये बात बोली। गुज्जू ने कहा, अरे अजनबी। अजनबी मतलब जिसको आप नहीं जानते हैं उसको अजनबी बोलते हैं। अपना रास्ता नापो। अपना रास्ता नापो एक मुहावरा है, मतलब अपना काम से मतलब रखो। मेरे पास दूसरा बैल नहीं है, ऐसे में हम दोनों मिलकर खेत जोत रहे हैं, तो तुम्हें क्या कष्ट है? उसने कारण बताया कि जब मेरे पास बैल एक ही है, अब मैं क्या करूं? हाथ पे हाथ धरे तो बैठूंगा नहीं, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपना काम कर रहे हैं। तुम्हें इस बात से क्या दिक्कत हो रही है? राजा सारी बात समझ गया। बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बैल मंगवा देता हूँ, इस औरत को छोड़ दो। यह कहकर राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुरंत एक बैल की व्यवस्था करे। किसान बोला, अगर इस औरत के हाल पर दया आ रही है, जब तक दूसरा बैल नहीं आता तुम खींचो इस हल को। किसान ने राजा को पहचाना नहीं और राजा से बोला कि जब तक बैल आने में अभी समय लगेगा, तो तब तक तुम मेरी वाइफ की जगह, मेरी पत्नी की जगह तुम बैल की जगह ले लो और हल को खींचो। राजा ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वह जानता था कि किसान को मजबूरी में यह करना पड़ रहा है, सो राजा खेत में उतर आया और महिला के बदले स्वयं हल में जुट गया। स्वयं मतलब खुद हल चलाने लगा। राजा ने कभी इतना परिश्रम नहीं किया था। परिश्रम मतलब कठिन काम करना। 2-4 फेरों में ही पसीना पसीना हो गया। फेरा मतलब चक्कर लगाना। खेत के 2-4 चक्कर लगाने में ही राजा के खूब पसीने छूट गए।
थोड़ी देर में राजा के सेवक बैल लेकर आ गए। गुज्जू ने राजा को छोड़ दिया। बैल पाकर उसने खेत जोते और सारे खेतों में ज्वार बो दिया। खेत में उसने क्या लगाया? ज्वार लगाया। कुछ दिन बाद ज्वार उगी तो गुज्जू ने पाया कि जिस छोटे से हिस्से में उस अजनबी आदमी ने हल खींचा था वहां तो कुछ उगा ही नहीं। गुज्जू ने सोचा, यह क्या? उतने हिस्से में खुरपी से खोद कर कुछ बो दिया जाए तो हरियाली आ जाएगी, पर यह क्या? खुरपी से खुरचते ही मिट्टी के नीचे जगह जगह मोती बिखरे हुए थे। गुज्जू ने मोती बटोरे और पोटली में बांधकर घर ले आया। तो जब राजा ने कठिन परिश्रम किया और पूरे खेत का 4 चक्कर लगाया, उसके बाद राजा चला गया और गुज्जू ने उसमें ज्वार बो दिया। जब ज्वार की फसल हुई तो खेत के एक छोटे से जगह में कुछ भी नहीं हुआ था, घास भी नहीं हुआ था। तो गुज्जू को आश्चर्य हुआ और गुज्जू ने जब उस मिट्टी को खोदा तो वहां पर उसे क्या मिला? मोती मिली ढेर सारी। गुज्जी को दिखाए। दोनों समझ गए कि वो अजनबी कोई और नहीं, राजा देवपाल ही होगा, जिसके पसीने की एक एक बूंद मोती बन गई। उसकी दया उदारता की कहानियां उन्होंने सुन रखी थी। राजा देवपाल जो है वो बहुत दयालु था और बहुत उदार था। ये बात उन्हें पता था, इसलिए वो तुरंत समझ गए कि वो जो अजनबी था वो राजा देवपाल ही थे। दूसरे दिन गुज्जू मोतियों की पोटली लेकर राजा देवपाल के दरबार में जा पहुंचा। पोटली राजा के सामने रखी और बोला, राजा जी, अगर मुझे पता होता कि आपके पसीने की ऐसी महिमा है, मतलब ऐसा गौरव है, ऐसी हो सकता है, तो सारा खेत आपसे ही जुतवा लेता। गुज्जू ने सारा किस्सा दरबारियों को सुनाया और कहा, महाराज, इन मोतियों को आप ही रखिए, यह आपके पसीने की कमाई है। गुज्जू बहुत ईमानदार था, वो चाहता तो मोती रख लेता, लेकिन उसने ईमानदारी से राजा को मोतियां वापस करने के लिए वो आ गया। राजा ने किसान को गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैंने तुम्हारे लिए काम किया था। जिसका खेत होता है उपज भी उसी की होती है। राजा भी गुज्जू की तरह ही ईमानदार थे। उन्होंने भी पलट के यही बताया कि मैंने तुम्हारे खेत में काम किया, तो जब खेत तुम्हारा था तो खेत में जो भी उपजा है वो तुम्हारा हुआ ना, तो ये मोती भी तुम्हारी ही है, इन्हें तुम रखो। गुज्जू हैरान सा खड़ा था और अंत में वो राजा के गुणगान करता हुआ घर लौट आया। इस तरह से 2 ईमानदार, दयालु, उदार लोगों की ये कहानी है, जिससे ये पता चलता है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और हमेशा हमें अपने लिए मेहनत करते रहना चाहिए। कभी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। चाहे वो राजा ने मेहनत की, राजा चाहते तो अपने दरबारियों से, अपने जो सैनिक थे उनसे खेत जुतवा सकते थे। राजा ने मेहनत की, राजा के पसीने क्या हुआ? मोती में बदल गया। और किसान जो है वो हल में बैल नहीं था तो भी बैठा नहीं, मेहनत करते रहा, इसलिए किसान की फसल अच्छी हुई। तो कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। एक तो हमें हमेशा ईमानदारी से और उदारता से काम करना चाहिए, और दूसरा कि कभी भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहना चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। अब इस कहानी का जो प्रश्न उत्तर है और व्याकरण है वो पार्ट 2 में होगा। फिलहाल इस कहानी को, अगर आपके पास किताब है तो इसको एक बार ज़रूर रीड करिएगा, तो आपको और मज़ा आएगा। और अगर ऐसे सारी सब्जेक्ट की क्लासेस देखनी हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिले।